गॉड सेक ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी विषय पर अपने ऑब्जर्वेशंस के संदर्भ में ये इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ये विभाजनकारी होगा, ये वैसा हो जाएगा जैसा अमेरिका में एक जमाने में गोरों और कालों के बीच में फर्क के संदर्भ में हो रहा था। जब यह कहा जाए, ये संविधान को 75 साल पूरे होने के बाद भी क्या हम एक प्रतिगामी समाज, क्या हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी बनने की तरफ हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा है तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। जी हां, यूजीसी का यह जो नया रेगुलेशन 13 तारीख से नोटिफाई किया गया, जिसमें भेदभाव को खत्म करने के संदर्भ में तमाम प्रोविजंस लेकर आए गए, और इसी में 3C जो कि भेदभाव के संदर्भ में, जातीय भेदभाव के संदर्भ में यह कहता पाया गया कि SC, ST, OBC के संदर्भ में यह भेदभाव खत्म किए जाने चाहिए, और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस बात को देखेगी, 10 सदस्यीय कमेटी, किस तरह का भेदभाव ना होने पाए। यह पाया गया कि यह उस स्पिरिट के अनुकूल नहीं है। यह बात जो कही जा रही थी उन तमाम लोगों की तरफ से जो कानून के जानकार भी हैं कि यह असल में आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन है, जिसमें यह कहा जाता है कि राज्य को धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो भेदभाव को खत्म करने के लिए जो प्रावधान लाया गया, क्या वो भेदभाव को बढ़ाने वाला हो रहा था? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑब्जर्वेशन में कहना पड़ा, क्या इसीलिए कहना पड़ा कि 2012 में जो रेगुलेशन लाया गया था फिलहाल वही लागू रहेगा। 19 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। इसका मतलब क्या कोर्ट ने भी यही पाया जो लोग कह रहे थे कि भेदभाव खत्म करने के लिए जो समाधान के लिए लाया गया वो समस्या को और बढ़ा देने वाला होगा? क्या यह बात पाई गई? भेदभाव पर असल में आज के दिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ये भेदभाव पर तमाचे के तौर पर अब देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर लोग मुखर हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, लगातार प्रदर्शन। उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गईं। याचिकाओं में कहा गया कि ये जो नया नियम लाया गया है यूजीसी की तरफ से, ये ठीक नहीं है। ये इक्विटी प्रमोशन इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये जो मंतव्य लेकर आया गया, ये जो रेगुलेशन है, ये ठीक नहीं है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, ने यह पाया कि इससे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इससे भेदभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यह बात जो चेताई जा रही थी तमाम लोगों की तरफ से, इसमें खुद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आप देख रहे हैं कि वो लोग थे जो इस्तीफा तक दे रहे थे। समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले लोग तक इसमें अपनी बात कहते हुए अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। और इसमें तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में सहयोगी जेडीयू तक ने यह बात कही थी कि यह ठीक नहीं है। ऐसे में क्या यह माना जाए? आप ये जानते हैं कि यूजीसी जो है वो जब ये रेगुलेशंस बनाता है तो असल में ये रेगुलेशन गवर्नमेंट वेट करती है, अप्रूव करती है, पार्लियामेंट की ओवरसाइट के लिए इसको रखा जाता है। क्या इस सब के बावजूद जब ये नोटिफाई किया गया तो क्या इन तमाम फिल्ट्रेशंस के बावजूद एक ऐसी चीज सामने आ गई जो समाज के लिए प्रतिगामी समझी जा रही है, रेग्रेसिव समझी जा रही है? सबसे पहले जरा देखिए खबर क्या है, इधर से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से खबर समझ लीजिए। इस विषय का गांभीर्य तब समझ पाएंगे आप जब आप ये अच्छे से समझ लेंगे कि ये विषय है क्या। भेदभाव पर तमाचे के संदर्भ में जरा देखिए खबर क्या है। ये रख रहा हूं मैं आपके सामने। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने यह सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक मत बांटिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रावधान स्पष्ट नहीं है, ये वेग हैं जो प्रोविजंस आप लेकर आए हैं और इनका मिसयूज हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब मांगा है। नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के लिए कहा गया है। इसकी अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है। 13 जनवरी को, जैसा मैंने आपको बताया, यूजीसी के ये नए नियम नोटिफाई हुए थे और इसके संदर्भ में ही अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। अब जरा यह भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अगर मेरे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पांडे आ चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से यह खबर कवर कर रहे थे और आप सब तक ये डिटेलिंग पहुंचा रहे थे, तो मैं ये अनुरोध करूंगा पीयूष, क्विकली आप यहां पर आए क्योंकि मैं इस बारे में बात करने वाला हूं
कि असल में आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। आप वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। पीयूष पांडे क्विकली हमारे साथ, वो बहुत जल्द होंगे, लेकिन तब तक आप आज के मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उसमें विष्णु शंकर जैन साहब भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और इस मामले में आप जानते हैं उनको भी अपनी बात रखते हुए आपने देखा। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी गोरखपुर। इन्होंने भी इस बारे में यूजीसी को खत लिखा था और ये कहा था आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो समाज के लिए बहुत खतरनाक होगा। उनका लेटर, ये बहुत इसको लेकर भी चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक एमएलसी ये बात कह रहा है। तो और इसके अलावा हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूं, एडवोकेट विनीत जिंदल भी हमारे से जुड़ेंगे, याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। विष्णु शंकर जैन आपको नजर आ रहे हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह मुझे नजर आ रहे हैं। तो पहले आइए उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विष्णु जी, सबसे पहले तो ये कि क्या आखिरकार ये पाल को अब इसके बाद कोई संशय नहीं है कि ये विभाजनकारी था? तो तमाम लोग जो लोग कह रहे थे समाज के, वो ठीक ही कह रहे थे और यही बात पाई गई। विष्णु जी को अभी मेरी आवाज नहीं जा रही है, ऐसा मुझे मेरी टेक्निकल टीम बता रही है। देवेंद्र जी, ये आपके लिए एक तरीके से बड़ा जोखिम भी था इसमें। आपका पॉलिटिकल करियर है और ज्यादातर लोग अपने हितों को पहले रखते हैं, और आपने यहां पर जब ये लेटर लिखा तो जाहिर है इसके साथ ये जोखिम भी है कि आप धारा के विपरीत तैर रहे हैं। लेकिन आपने डिसाइड क्यों किया कि आपको ये करना चाहिए? देखिए, ये जो यूजीसी का नियम है, इससे जाति संघर्ष को बढ़ावा मिलता, जाति नफरत को बढ़ावा मिलता, और यूजीसी का नियम संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का खुला उल्लंघन था। सच कहना हमारा स्वभाव है, सच्चाई के लिए लड़ना मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है। यूजीसी ने जो नियम बनाया वो बड़े ही आपत्तिजनक थे। उनका ये नियम था कि अगर जो 25 में ड्राफ्ट जारी हुआ उसमें ये प्राविधान था कि गलत शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। 2026 के ड्राफ्ट में उसको निकाल दिया गया। 2025 में ये व्यवस्था थी केवल एससी एसटी के लिए। 2026 के गजट में ओबीसी को भी जोड़ दिया। ये भी आपत्तिजनक है। तीसरा आपत्ति जो गंभीर है कि सवर्ण समाज के लोगों को पहले ही घोषित कर दिया कि ये जन्मना उत्पीड़क है, शोषक है। एक बात, तो इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। गंभीर परिणाम निकलेंगे, आपने इसकी चेतावनी दी है सर। अब ये, क्योंकि ये बात अब स्थापित भी हो गई कोर्ट में, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बात पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को क्यों वक्त रहते समझ में नहीं आई? क्यों यूजीसी वक्त रहते इसमें वो नहीं कर पाया? क्यों बात यहां तक पहुंची, कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा? ये क्यों हुआ? देखिए, कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और कोर्ट जाने वाले अपने आदरणीय जैन साहब का मैं अभिनंदन करता हूं, जिसका राष्ट्रव्यापी असर पड़ता कहीं न कहीं। सर मैं और एक्सप्लिसिट होके सर आपसे बात कर लेता हूं देवेंद्र सर, और आप, क्योंकि आप देखिए इतनी साफगोई के साथ आपने लेटर लिखा। सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, देवेंद्र सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, और यार बहुत सारे लोग इसमें देख रहे हैं सर कि इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी एक बड़ा चंक है वोट बैंक के हिसाब से। तो सरकार की तरफ से यह संदेश भी चला गया कि देखिए हम आपके लिए प्रोविजन लाना चाहते थे, भले ही ये असल में किसी कीमत पर हो, हम इसको लाना चाहते थे। अब कोर्ट अगर इसमें दखल दे रहा है तो जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक अनसेड मैसेज जाना चाहिए और ये चला गया। क्या इसको ऐसे देखा जाए? ये मैसेज चला गया, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। देश में अशांति हो कि कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सामाजिक सद्भाव बिगड़े। तो आप ये मानते हैं सर पॉलिटिक्स हो रही थी इसमें? देश पॉलिटिक्स हो रही थी इसमें? देश में समरसता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये। मैं देवेंद्र जी लौटता हूं आपके पास। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको ये अब लगता है, जब अब अदालत ने भी ये बात कह दी, तो आपको लगता है क्या कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी? इसको ड्राफ्ट किए जाने में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी क्या? ये आपके पास आऊंगा तो, लेकिन उससे पहले मैं जरा विष्णु शंकर जैन जी के पास जाना चाहता हूं। विष्णु शंकर जैन जी, अदालती मामले कई बार बड़े पेचीदा होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कि उसमें जार्गन्स कई बार समझ में नहीं आने वाले होते। लोग मोटे तौर पर यह समझ रहे हैं कि रेगुलेशन जो लाया गया था वो असल में बजाय समाधान देने के और उल्टे समस्या पैदा कर रहा था। क्या यह बात स्थापित हो गई? देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा दिनेश जी कि आज जिस चीज पे हम डिबेट कर रहे हैं
कानून कैसे आया ये? आज इंदिरा जयसिंह ने एक पिटीशन डाला 2019 में, और उस याचिका में ये मांग की गई कि एक नए कानून बनाए जाएं। जो यूजीसी नियम है 2012 के, वो इफेक्टिव नहीं है। उसमें कहा गया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया जाए। जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करने गए तो ऐसी डेफिनेशन आ गई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। ये जो केस है जो डाला गया था, ये आबिदा सलीम ताडवी का केस है, जिसे सुप्रीम कोर्ट 2019 से मॉनिटर कर रही है। आबिदा सलीम ताडवी के केस में यह कहा गया कि 2012 के जो रेगुलेशन है ये इफेक्टिव नहीं है, और जरा और बेटर रेगुलेशंस लाए जाएं। कहीं भी ये मंशा नहीं थी, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, कि जनरल कैटेगरी को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिधि से एक्सक्लूड किया जाए। ये कहीं भी मंशा नहीं थी। पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मॉनिटर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि कानून लाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कानून लाया जाए, इसका मतलब ये होता है कि संविधान सम्मत कानून लाया जाए। अगर आज दिनेश भाई, हम और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, आप यहाँ पे एंकर हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात करेंगे कि देश में हिंसा हो जाए। मतलब यही है कि मर्यादा के तहत रह के बात करेंगे। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कानून लाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी ना कहा था कि ऐसा कानून ले आओ कि जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दो। अब मुद्दा क्या है? अब जो सेक्शन 3C में परिभाषा आई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, उसमें यह मान लिया गया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो SC ST और OBC के खिलाफ ही होगा, और एक वर्ग को ऑपरेशन मान लिया गया, दूसरे वर्ग को ऑपरेस मान लिया गया। ये टोटली आर्टिकल 14 का वायलेशन है। ये टोटली आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इसके लिए हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद यूजीसी रेगुलेशंस 2026 में पूर्णतः रोक लगाई है, सारे प्रावधानों पर रोक लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो 2012 के रेगुलेशंस हैं वो लागू रहेंगे। अपने विशेष अधिकार अंडर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए कोर्ट ने पूर्व के नियम को लागू किया है। अब दिनेश भाई एक बात समझिए जरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज इस देश में SC ST एक्ट लागू है। अगर किसी के खिलाफ कोई जातिगत टीका टिप्पणी हो रही है, कोई जातिगत ऑफेंस हो रहा है, तो वहां पे SC ST एक्ट प्रभावी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित कुमार के जजमेंट से नेशनल टास्क फोर्स बनाई हुई है। तो आज आप जो यूजीसी रेगुलेशंस ला रहे हैं, जिसमें आप जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या मंशा थी, और क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं है? ये सबसे मूलभूत प्रश्न थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। नहीं तो आप ये कह रहे हैं क्या सर कि जो ये कहा गया कि आप एक और बेहतर इसके लिए प्रोविजन लाइए, कानून लाइए, उसमें क्या इस बात की स्पिरिट को समझा नहीं गया क्या? क्योंकि आज जो एक टिप्पणी की गई कि जब 3E था तो 3C की जरूरत क्या है, तो इसका मतलब तो यह है कि पहले वाला जो कानून है वो बेहतर था 2012 वाला। एग्जैक्टली। ये जो कानून आया, आप सो ग्रेटफुल दिनेश भाई, आपने जो बात कही कि 3E, हमने यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने पढ़ के रखी कि 3E में डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसमें सारे वर्ग के लोग आते हैं। तो 3C का अर्थ क्या था? 3C लाने का मतलब क्या था, पर्पस क्या था? और 3C का पर्पस ये हो गया कि अगर कोई जातिगत भेदभाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी ही समाज के दूसरे वर्ग के खिलाफ करेगी। इससे आपने समाज को, कैंपस को, हमारे बच्चों को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इसमें रैगिंग का इश्यू भी नहीं लिया गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं, लेकिन एक बात अब मैं आपसे क्यूरियोसिटी के तहत पूछ रहा हूं, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं। विष्णु जी ये बताइए कि ये जो बात कही जाती है कि असल में तो जब SC ST एक्ट लाया गया था 89 वाला, 1989 वाला, तब भी ये कहा गया था कि समाज में कुछ लोगों के लिए ऐसा करके क्या ये किया जा रहा है, तो उसमें फिर ये बताया गया कि नहीं, इसमें समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। वो लोग जो हिस्टोरिकली जिनके साथ कभी एट्रोसिटीज हुई हैं उनके साथ अब और ये ना होने पाए और समानता का वातावरण बने, इसके लिए किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग अभी, क्योंकि हम लोग 2-3 दिनों से इस पर डिबेट कर रहे हैं, तो इस पर जो बहुत सारे लोग प्रो बोल रहे थे यूजीसी के इस रेगुलेशन के, वो लोग यही कह रहे थे कि इसमें भी वही स्पिरिट है कि विभेद को खत्म किया जाए, ये विभेद पैदा करने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है।
इसका कोई मतलब तथ्य नहीं है जो रेगुलेशंस लाए गए हैं। और जब कोर्ट में कोई रेगुलेशन आते हैं तो मिनिस्टर साहब क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो लिखा हुआ है उस बात से फर्क पड़ता है। और मैं आपके सामने जो लिखा हुआ है उसको हूबहू, ना मेरी मानी जाए ना किसी की मानी जाए, पढ़ के मैं सुना दे रहा हूं। सेक्शन 3C क्या कहता है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। ये सेक्शन 3C में डिफाइंड है। तो जो पूर्व के नियम थे उसमें भी ये डेफिनेशन नहीं थी सेक्शन 2B में, जो यहाँ पे डेफिनेशन लाई गई है। तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और इसको देखिए, एक मानसिकता है, इस बात को समझिए, जो एक मार्क्सवादी मानसिकता है और जो इसमें लोग पेश हो रहे हैं एक्टिविस्ट के रूप में, जो मैंने आपको बताया कि आबेदा सलीम ताडवी के केस में जो लोग पेश हो रहे हैं वो एक एक्टिविस्ट के रूप में जो इसमें पेश हो रहे हैं, उनकी एक जो मिशीवियस इंटेंट कह लीजिए, जिसकी वजह से आज इस तरह के कानून आए जिसमें समाज और सोसाइटी में इतना बड़ा विरोध पैदा हो गया। अब जब ये कहा गया है कि इसको फिर से लिखा जाए, इसको पुनर्गठित किया जाए, उसके लिए जो विशेष शब्दावली जो हिंदी में इस्तेमाल होती है वो ये है। अब ये बताइए कि क्या इसमें अगर ये कहा जा रहा है कि 3E वाज बेटर, 3C की आवश्यकता क्या थी, तो क्या ओबीसी जो इस बार इंक्लूड किया गया था वो ओबीसी को अलग से इंक्लूड किया जाएगा या भाषावली वही रहेगी पहले वाली? नहीं, देखिए आप बात समझिए, हमारा क्या स्टैंड है और स्टैंड, सही स्टैंड क्या होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि सारे लोग किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई जातिगत टिप्पणी ना हो, कोई जातिगत भेदभाव ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, रेस के आधार पे, उसके जेंडर के आधार पे, उसकी तो विष्णु जी अब एक चीज और, ये एक और बता दीजिए कि इसमें जो इक्विटी शब्द का इस्तेमाल किया गया, अब इक्वालिटी और इक्विटी में यही फर्क है। इक्वालिटी मतलब सबको एक जैसे रिसोर्सेज देना, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना। इक्विटी का मतलब यह है कि अगर किसी को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देकर उसको बराबरी में लाने की कोशिश की जाती है, उसको इक्विटी कहा जाता है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अब यहां पर जो शब्द लागू होगा, इक्वालिटी लागू होगा, इक्विटी लागू होगा? नहीं, हमारी तो मांग है कि इक्वालिटी लागू किया जाए। हमारा ये कहना है कि इक्वालिटी लागू किया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण सर, आपने अपना बेशकीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया है विष्णु जी, आपने हमारा अनुरोध माना, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देवेंद्र जी के पास वापस जाऊं, देवेंद्र प्रताप सिंह साहब के पास। उससे पहले जरा बहुत जल्दी से आपको यह बता देता हूं जो मैं कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आपको देखना चाहिए। क्या क्या कहा गया, क्विकली दिखाइए जरा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। यहां वकील साहब की तरफ से क्या कहा गया, इंदिरा जयसिंह जो इस मामले में सरकार की तरफ से बात कर रही थी, उनकी तरफ से क्या कहा गया, अब जरा यहां पर देखिए, और जजेस की तरफ से क्या कहा गया। ये दो जजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिखाई दे रहे हैं और ये बागची साहब दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये जो बात कही गई, विष्णु शंकर जैन अभी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, हम नियम 3C को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति के आधार पर असल में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के बजाय बढ़ा सकता है आधारित भेदभाव को। ये जो परिभाषित किया गया है 3C में, हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। ये बात विष्णु शंकर जैन की तरफ से कही गई। और उधर ये जरा देखिए, बहुत जल्दी जल्दी दिखाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने क्या कहा, अगर दक्षिण या उत्तर पूर्व का छात्र उत्तर भारत में पढ़ने आए और उसके साथ कोई फप्ती कसे, उसके साथ कोई भेदभाव हो, उस पर कोई टिप्पणी कर दे, तो ये नियम जो आपने बनाया है, ये 3C, क्या उसका समाधान कर देगा? ये वकील से पूछा गया, सरकार की तरफ से, वहां से जो यूजीसी की तरफ से प्रस्तुत है। अगर सामान्य वर्ग का नया छात्र सुप्रीम कोर्ट के सीनियर से रैगिंग की कोशिश करता है तो क्या होगा? तो अगर शिकार हो जाए तो क्या उल्टा उसी पर केस होने का खतरा बन जाएगा? क्या यह होने वाला है? यह बात किसने कही? यह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने यह बात कही कि कैंपस में ज्यादातर उत्पीड़न सीनियर और जूनियर के कारण होता है। क्या इस बात को कंसिडरेशन में लिया गया जब 3C को लिखा गया कि किन किन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, सबसे ज्यादा किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और केवल जाति के आधार पर कोई एक्सक्लूड ना हो जाए, भेदभाव का शिकार कोई भी हो सकता है? क्या इस बात को खातिर में लाया गया? तो यहां पर लिखा गया, तो ये पूछा गया, तो रैगिंग को नियमों से बाहर क्यों किया गया? जब 3C को लिखा गया तो उसमें रैगिंग को नियमों से बाहर क्या कर दिया, क्यों कर दिया गया? और फिर यह भी कहा गया कि क्या हम जाति विहीन समाज से पीछे जा रहे हैं, मतलब हम जाति और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जो हमारी परिकल्पना है, बजाय उसको
साकार करने के, क्या हम रिग्रेसिव जा रहे हैं, क्या हम प्रतिगामी हो गए, हम उल्टा जा रहे हैं, क्या ऐसे चलते चलते पाषाण युग की तरफ तो नहीं निकल जाएंगे? ब्रैकेट में असल में ये भी लिखा हुआ है। बहरहाल अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल होने चाहिए, ये बात जो कही गई थी, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखिए जरा। वकील ने कहा गया अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल होना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, ऐसी बातें मत कीजिए। हम साथ रहते थे, हम साथ रहते आए हैं, और आज तो अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं। ऐसे में जब समाज इस तरफ जा रहा है तब इस तरह की बातें मत कीजिए कि हॉस्टल अलग अलग होने चाहिए। जब वकील की तरफ से बात कही गई तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। अब देखिए जरा जस्टिस बागची ने इसमें क्या कहा। शिक्षा संस्थानों में भारत की एकता और समरसता नजर आनी चाहिए। भारत जिसके बारे में कहा जाता है कि डाइवर्सिटी के बावजूद हमारे यहां यूनिटी है, वो दिखाई देना चाहिए, हार्मनी, समरसता दिखाई देनी चाहिए। अगर 2012 के नियम बेहतर थे तो अब वो पीछे क्यों छूट जाएं, और कोई ऐसा नियम क्यों आए जो 2012 वाले, जो जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था कि 3E जो है वो 3C से बेटर था, फिर वो पीछे क्यों रह जाए। अब ये जो बात की जा रही है, मैं बहुत जल्दी आज के मेहमानों से परिचय कराता हूं, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव देना था, इसलिए इसमें विलंब हुआ आपके पास आने में, माफी भी चाहता हूं। हमारे साथ एडवोकेट विनीत जिंदल हैं, जो कि यूजीसी के मसले में एडवोकेट हैं, पिटिशनर के। दीपिका झा हमारे साथ हैं, जो कि डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन रही हैं। हमारे साथ यासिर चौधरी जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और इसके अलावा अखिलेश यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर रहे हैं जेएनयू से। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अब लेकिन आपके पास आने से पहले एक बात जरूर मैं देवेंद्र जी से समझना चाहता हूं। देवेंद्र जी, ये सब देखने के बाद आम आदमी ये जानना चाहता है कि इसमें मंशा क्या थी? क्या इसके पीछे मंशा राजनीति की थी? क्या वोट बैंक वाले नजर से देखते हुए चीजों को यह ड्राफ्ट किया गया था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें देश हित का ध्यान नहीं रखा गया, विश्वविद्यालय में सामाजिक समरसता का ध्यान नहीं रखा गया, वोट बैंक के लिए इसमें इस्तेमाल हुआ यूजीसी। और यूजीसी ने, मैंने पहले ही बताया था कि संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन किया है। हमारी राय यह है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरोपों को सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया है। अब बताइए। देवेंद्र जी, एक बात और बहुत संक्षेप में इसका उत्तर भी दे दीजिए, फिर मैं आपको और ज्यादा अभी ऑक्युपाइड एक वाक्य बोलूंगा। इस नियम में सबसे बड़ी विसंगति थी कि सवर्ण समाज को आरोपित मान लिया गया, जन्मना मान लिया गया कि ये उत्पीड़क है, शोषक है, जो नहीं होना चाहिए था। सर, अब एक बात और मैं जानना चाहता हूं। पार्टी का अपना अनुशासन होता है, और भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासन के लिए जानी जाती है। पार्टी ने अगर कोई एक डिसीजन लिया किसी एक मामले में, क्योंकि हमारे पास तो खबर यह भी आ रही है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इस बारे में मिनिस्टर की तरफ से यह कहा था कि हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहा, और ये भी सोर्सेस बता रहे थे कि आने वाले दिनों में इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में, वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। मतलब सरकार इससे कन्विंस थी। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि देश हित को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया गया, तो क्या आप पार्टी के अनुशासन का ख्याल किए बगैर राष्ट्रहित वाले मामले में आवाज उठाने आप आगे आए? बिल्कुल, मेरे लिए राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। देवेंद्र सर, इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देवेंद्र जी ने जो ये बात कही है, इसकी ब्रेकिंग बनाइए और फ्लैश कीजिए। देवेंद्र जी, जो कि देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल गोरखपुर हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं, वो कह रहे हैं कि इस नियम को बनाते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि नहीं रखा गया। मेरा सवाल था कि क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा किया गया? उन्होंने कहा हां, राष्ट्रहित को सर्वोपरि नहीं रखा गया। यह बहुत बड़ी बात है वो जो कह रहे हैं। क्या राष्ट्रहित को, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राष्ट्रहित की बात करती है, तो क्या इस मुद्दे पर उसने राष्ट्रहित को ध्यान में नहीं रखा? अब आइए मेहमानों के पास चलता हूं। दीपिका झा, आपका टेक बहुत जल्दी से। आपने इस नियम को कैसे देखा? आज अदालत में जो हुआ उसको कैसे देखा, और आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैंने देखा कि कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में हर क्षेत्र का, हर समाज का, हर जाति का विद्यार्थी आता है और पढ़ता है। मैं देखना चाहूँगी, और मैं भारत सरकार से मैंने ये आग्रह भी किया अपने एक लेटर पैड के माध्यम से, कि इस पर स्पष्टता देनी चाहिए।
और जिनसे विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है, इस पर संशोधन की आवश्यकता है, उसमें संशोधन होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कैसे अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम उसी विश्वविद्यालय में रहते हैं जिस विश्वविद्यालय में हर जाति का बच्चा एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाता है। तो मैं आग्रह करती हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी आग्रह करती हूँ कि इसमें संशोधन की जरूरत है। तो संशोधन, अगर वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर रोक लगाई है और आगे निर्णय भी आएगा, लेकिन निर्णय आने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट तो अब नहीं, सवाल यह है कि आप कह रही हैं संशोधन, यही तो बात कही सरकार, अदालत ने, सुप्रीम अदालत ने यही बात कही कि उसको फिर से लिखा जाए। ये उस स्पिरिट में नहीं था कि ये भेदभाव दूर करने वाला हो, ये तो असल में भेदभाव को बढ़ाने वाला हो जाएगा, यही बात कही गई। मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं कि क्या जब ये कहा जा रहा था कि जो लोग हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अन्याय का शिकार हुए हैं, उनको इक्विटी की जरूरत है, इक्विटी मतलब एक्स्ट्रा रिसोर्सेस अवेलेबल कराया जाना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मुहैया कराया जाना, क्या ये बात असल में, ये बात कहे जाने की आड़ में पॉलिटिक्स की जा रही थी? एडवोकेट विनीत जिंदल। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि पहले से कुछ ऐसे एक्ट्स बने हुए हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत थी, SC/ST एक्ट बना हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना हुआ है, ये सब चीज़ें पहले से अवेलेबल थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रेगुलेशंस की, ऐसे नियमों की, जो कि नए बच्चे जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं स्कूल से, उनको कैसे मैनेज किया जाए। और जब आप जातिगत भेदभाव की बात करते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है बच्चों को। आप देखिए, जो 3C की हम लगातार बात कर रहे हैं, आज सर्वोच्च न्यायालय की जब हियरिंग हो रही थी तो CJI ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला कि इसका मिसयूज़ कैसे होगा, ये मिसयूज होने की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं जो खाई है जातिवाद की वो बढ़ेगी इससे। उसका कारण क्या था? आप वकील भी हैं सर, एक सेकंड रोक रहा हूं। ये महत्वपूर्ण बात है कि इसका मिसयूज हो सकता है। वेग होने वाली बात एक दूसरी बात है, और वेग कई बार कानूनों के संदर्भ में माना जाता है कि आम आदमी के लिए तो वेग ही होगा, कानून का बहुत पेचीदा जानकारी उसके लिए चाहिए, तब आप उसको समझ पाते हैं। इंटरप्रिटेशन अक्सर मुश्किल होता है और इसीलिए संविधान के जानकारों की आवश्यकता होती है। मैं दूसरी बात आपसे जानना चाह रहा हूं, जब ये कह रहे हैं मिसयूज हो सकता है, तो क्या मिसयूज दहेज उत्पीड़न कानून का नहीं हुआ? क्या मिसयूज SC/ST एक्ट का नहीं होता? किस कानून का दुरुपयोग संभव नहीं है विनीत साहब? दिनेश जी, इसी के ऊपर, इसी को जब ये आप थोड़ा सा और आगे जाते तो मैं आपको यही बताता। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और इसी के ऊपर जो हमारा अगला पॉइंट था वो यही है कि जो प्रोसेस 2012 के अंदर को कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके ऊपर एक्शन लेने का, एक्शन इनिशिएट करने का एक प्रोसेस था, जिसको यहां हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा फ्री हैंड अगर आप किसी को दे देंगे कि वो जितनी मर्जी शिकायतें फाइल करे, झूठी करे, सच्ची करे, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या क्या पर्पस रह गया आपके रूल रेगुलेशन बनाने का? इसीलिए CJI ने बोला, आप इसके पीछे की जो कारण था वो इन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि आपने तो प्रोविजन नहीं रखा। अगर BNS के अंदर भी कोई गलत शिकायत होती है तो उसके ऊपर प्रोविजन है, अगर आप गलत शिकायत करते हो तो एक्शन इनिशिएट करने का, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है। अखिलेश यादव, आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे लोग बीते दिनों इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से भी कर रहे थे कि असल में प्योर पॉलिटिक्स की वजह से किया गया है। अदालत में बेशक स्टैंड ना कर पाए, अगर इसको चैलेंज किया जाएगा, ये शायद एंटीसिपेट किया जा रहा था कि जैसे ही आएगा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होगा, याचिकाकर्ता आएंगे, सुप्रीम अदालत जाएंगे और ये गिर जाएगा। इस तरीके से एंटीसिपेट किए जाने के बावजूद ये इसलिए किया गया ताकि PDA या दूसरे नैरेटिव्स के जरिए, खास तौर से SC/ST OBC, इस वोट बैंक, ये किसका है, इस पर दावा करने का जो एक तरीके से तरीका था वो इसलिए लाया गया। बेशक ये बाद में जैसा आज अदालत में दिखा जो इसका हश्र हुआ है, लेकिन वो मैसेज चला गया कि हमको किस वर्ग की चिंता ज्यादा है। क्या अखिलेश यादव ऐसा है आपके मुताबिक? यह भारतीय जनता पार्टी का मोदी अमित शाह का विशुद्ध रूप से राजनीतिक दाव है। पहले से, जैसा कि मेहता साहब ने बताया, SC/ST और वुमेन्स के लिए अलग से कानून है। यहाँ पर मामला फंसता है 3C का, जिसमें OBC को भी डाला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जनरल कास्ट जो है और OBC जो है इनके मोहरे के तौर पर आ गए। यदि इनको, मैं कहना चाहूँगा कि यह जो चाल चली गई, एक कंट्रोल्ड फायर की तरह चली गई दिल्ली से। यदि ये इतने हितैषी हैं OBCs के, या इतने हितैषी हैं, तो इनको जो बजट काटा गया है वह बजट पर काम करते, जो रिसर्च के कम किए गए हैं उस पर काम करते, जो स्कॉलरशिप कट की गई है उस पर काम करते, जो 45 BCs में मात्र 5 OBCs हैं या उस पर काम करते, जो यूनिवर्सिटीज में 80% प्रोफेसर्स की सीट नहीं अभी भरी गई हैं, रिक्त हैं, या उस पर काम करते, 83% प्रोफेसर्स की रिक्त सीटें हैं ST की, उस पर काम करते, 63% एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो सीटें हैं वह रिक्त हैं, उस पर यह काम करते। लेकिन नहीं, इससे क्या इनको हुआ कि
एकाएक इनको याद आ जाती है ओबीसी की रक्षा की। क्यों? क्योंकि जनरल के खिलाफ ओबीसी का वोट कंसोलिडेट होगा। अरे हम अपने जनरल कैटेगरी के भी मित्रों से कहना चाहते हैं, इसमें कोई आपका विरोध नहीं होने वाला है भाई। और दूसरा जो ओबीसी के नहीं तो आपके हिसाब से उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश आप क्या ये कहना चाहते हैं? अखिलेश जी बात सुनिए, इनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसमें जनरल को कोई भी उनके हितों की जो आप कह रहे हैं ना विरोध, वो नहीं होने वाला, ना पिछड़ों के नहीं तो आज तो आप क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रक्षा होगी तो वह बीजेपी की और उनके सरकार की होगी। और सुनिए, एक जो इनके प्रदेश का मेरी आवाज आ रही है क्या? जो इनके एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जो इनके प्रदेश आप नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं, वह वसुंधरा और शिवराज नहीं हो सकता है। अखिलेश जी आपको आवाज आ रही है? अखिलेश जी ये गलत बात है ना, आप भाषण देने नहीं आए अखिलेश जी। अच्छा चलिए अब आगे जाता हूं मैं। यासिर चौधरी, यासिर चौधरी आपकी बारी। वसुंधरा और शिवराज नहीं हो सकता ये नहीं। अखिलेश जी आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप भाषण देने आए, आप अपना बोलते चले जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अखिलेश जी बात सुनिए, आप बोलते चले जा रहे हैं, भाषण देने आए क्या? यासिर आपकी बारी है। यासिर आप ये बताइए आपको क्या ये लगता है कि इत्तेफाकन कम से कम कई बार मंशा कुछ होती है, हो कुछ और जाता है, वाली बात आपको यहां लग रही है, या आपको लग रहा है कि यहां पर हां वाकई यहां पर पॉलिटिक्स की वजह से हुआ और आखिरकार अदालत को इंटरवीन करना पड़ा और वहीं से एक बार फिर से रास्ता निकला? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाली डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, जो दलित, आदिवासी और जो पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उनको बचाने के लिए, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूं। और जहां तक रही बात इक्वालिटी की और आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं यह बात भी करता है कि इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स नॉट अनइक्वल्स। तो जो अनइक्वल्स हैं उनमें कभी इक्वालिटी की बात नहीं की जा सकती। आपको उनको उसी नजरिए से देखना पड़ेगा, उसी तरीके से देखना पड़ेगा। आपको उसके पीछे यह भी देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस क्या हुआ उनके साथ, वो हिस्टोरिकली किस तरीके से इस कैंपस में पहुंचे हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षा दी जाएगी, किस तरीके से वो आगे पढ़ के कैंपस से निकलेंगे। तो इन सारी चीजों को सोच के, इन सारी चीजों को देख के ये जो गाइडलाइंस आई हैं, इसमें मैं तो चाहता हूं कि कुछ और इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। बाकी मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा जयसिंह अपना केस ठीक से लड़ नहीं पाई, वो ये दलीलें दे नहीं पाई कि इक्वालिटी अमंग्स द इक्वल्स वाली बात वो कह नहीं पाई कोर्ट के सामने, आप ये कह रहे हैं? मैं ये बात कहना चाहता हूं, हर किसी के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई किसी तरीके से रखता है, कोर्ट अपने आप से सुनता है, कोर्ट अपने तरीके से चलता है। अभी जहां तक ये बात है कि कोर्ट ने इस मसले को लिस्ट किया और सुना, इसमें स्टे लगाया, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है ये केस जो है बिल्कुल जो है खत्म हो गया है। इस केस में स्टे लगा के इसमें जांच होगी, कमेटी बैठेगी और हमें उम्मीद है उच्च न्यायालय से कि इसमें एडवोकेट विनीत जिंदल साहब ये तो जो कह रहे हैं यासिर भाई, उसका मतलब ये है कि असल में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कोर्ट ने अपने हिसाब से देखा जरूर है फिलहाल इसको, लेकिन 19 तारीख को फिर से जब सुनवाई होगी तो ये तो चीजें बहाल हो जाएंगी। दिनेश जी आप समझिए, देखिए अभी विष्णु भाई भी लाइन पे थे तो उन्होंने भी बताया, मैं भी उसी चीज को रिपीट कर देता हूं। इन्होंने शायद जो रूल्स थे उन रूल्स को शायद सही तरीके से देखा नहीं इन्होंने। आप देखिए 3B, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए, बताइए आप। 3B और 3E अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिख दिया गया पहले से भी, PFL दीजिए मुझको, सभी कास्ट, क्रीड, जन्म स्थान, भाषा, किसी भी तरीके का भेदभाव होगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, सबको डिफाइन कर दिया गया। लेकिन यहां जाति को डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पे उसको इंसर्ट किया गया। और आज सीजीआई साहब ने यह सवाल पूछा जाति की जरूरत, एक सेकंड मेरे सुनिए, इसलिए थी क्योंकि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जाति के नाम पे हुआ है, इसलिए उसको इंसर्ट की आदत डालिए, थोड़ी सी सुनने की आदत डालिए, बात तो समझिए इस चीज को, देखिए और इसलिए इंसर्ट करने के, इसीलिए सीजीआई साहब ने बोला, इसी सोच के लिए सीजीआई साहब ने बोला कि 77 साल बाद अगर आप जातिवाद की बात करते हैं कास्ट को पीछे नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि जाति के नाम पे इंजस्टिस हुआ है, आप जाति को कैसे पीछे छोड़ेंगे? किसी भी चीज से आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि जो इस बात को सहता है वही इस बात को समझ सकता है। अंदर क्यों नहीं डिफाइन किया गया कि जर्नल कास्ट के साथ भी अगर कोई क्या जो जाति भेदभाव होता है वो सिर्फ 3 कैटेगरीज के साथ होता है? बिल्कुल होता है। आप इस बात को कैसे, आप इस चीज को कैसे भूल गए? आप इस चीज को कैसे भूल सकते हैं? 3C की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल जरूरत थी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर है से डिफाइन करने की जरूरत थी और बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। कह रहे हैं डेफिनेशन की कास्ट कितनी थी? अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि सेक्शन 3E आप ये बताइए भारत में कितनी कास्ट हैं? आप बताइए भारत में कौन है? भारत में SC ST OBC जनरल
आपने जर्नल को छोड़ दिया, SC ST OBC को इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अत्याचार होता है वो क्या सिर्फ जनरल कास्ट वाले करते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? ये तो आप, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, ये मैसेज दे रहे हैं आप, ये मैसेज दे रहे हैं आप, ये बात कि जिन लोगों पे मैसेज दे रहे हैं, इसीलिए हमने बोला होता है वो इसीलिए हमने बोला SC और OBC से अगर होते हैं। आप सेक्शन 14 और सेक्शन 15 की बात कर रहे हैं, अगर सेक्शन 14 और 15 की बात कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 3C हटाना पड़ेगा। सेक्शन 3C की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं एक चीज, मैं आपने ये कहा, मैं एक सीधी सी बात आपसे कहता हूं, क्यों अदालत को यह कहना पड़ा कि ये क्या फॉर गॉड सेक ऐसा मत कीजिए, इससे कितना बड़ा नुकसान होगा? क्यों उनको यह कहना पड़ा कि हम रेग्रेसिव हो रहे हैं क्या संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी? यासिर, देखिए कोर्ट का देखने का नजरिया अलग है। फिर नजरिया अलग है, जब नजरिया अलग है, केस आगे बढ़ेगा तो कोर्ट इसको एनालाइज करेगा। नहीं, ये दोनों बातें नहीं कह सकते आप। चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का में, ये नहीं हो सकता। कोर्ट पहली हियरिंग पे कोई फैसला नहीं सुना दिया कोर्ट ने। अब जरा कहिए कि इसमें पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पीयूष, यहां पर यासिर की बात भी आपने सुनी, जिंदल साहब की बात भी आपने सुनी, और कोर्ट में आज मैं चाह रहा था कि आप मेरे साथ पहले जुड़ते तो यहां कोर्ट रूम की जो बातें हैं वो आप एक्सप्लेन करते मेरे बजाय, लेकिन मैं इंतजार ही करता रहा। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ये जो आज हुआ, ये कई लोग पुर उम्मीद हैं कि 19 तारीख को चीजें एकदम बदल जाने वाली। देखिए दिनेश, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इंटरिम ऑर्डर पास किया है वो आर्टिकल 14, 15, 16 और 19G का जो वायलेशन है, और साथ में जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होता है, यानी कि जब कोई कानून या नियम बनाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर सोसाइटी में कोई डिफरेंस कर रहे हैं, यानी किसी को विशेष अधिकार दे रहे हैं या कोई ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है, और वो वजह डिफाइन की जाती है। और वो वजह स्पष्ट नहीं थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर परिभाषा स्पष्ट नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको एक पुराना उदाहरण देता हूँ। आईटी एक्ट में जो सेक्शन 66A था, यानी कि श्रेया सिंघल वाले मामले में भी आर्टिकल 14 का ही हवाला दिया गया था, और यही वजह थी कि वहाँ पर अगर किसी को लगता है कि आपका पोस्ट सही नहीं है तो उस आधार पर शिकायत पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो सेक्शन क्वाश कर दिया था। ठीक है। और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को आपको स्पष्ट करना होगा कानून में, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा कि आप एक कमेटी बनाएं, एक ड्राफ्ट तैयार करें, और 19 तारीख को होने वाली अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दे दिया है कि जहां भी लैकुना है उसको ठीक नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इसको तो कहना भी मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा सीधा हिस्सा यह है कि समझ में आने वाला अंतर, जिससे यह समझ में आए कि आवश्यकता क्यों है। तो मैं तो यही बात तो यासिर कह रहे हैं कि इक्वालिटी अमंग्स द इक्वल की बात करता है संविधान। देखिए दिनेश, इसको हिंदी में कहते हैं तर्कसंगत विभेद। तर्कसंगत विभेद जब कोई भी परिभाषा तैयार की जाती है तो उसमें एक तर्क स्पष्ट किया जाता है कि आखिर विभेद क्यों किया जा रहा है, और यहां पर जब परिभाषा तैयार की गई तो उसमें विभेद को स्पष्ट नहीं किया गया, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह साफ कर दिया कि यहां पर परिभाषा। चलिए, तो जो आपने कहा यासिर, इसके बाद भी रह जाती है क्या कहीं कोई एम्बिग्विटी आपके दिमाग में? मैं इस बात पे अभी भी अटल हूं कि इक्वालिटी अमंग इक्वल्स की बात है, अनइक्वल्स की बात नहीं है। जाति में उन लोगों को जाति के लिए इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हिस्टोरिकली उन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको जो है पूरा करने के लिए जो है उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद आज इतने साल बाद भी अगर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो आप देख सकते हैं किस तरीके की मानसिकता हो सकती है उन लोगों की जो कैंपस में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। केवल 30 सेकंड है आपके पास, दीपिका झा। यासिर भाई बोल रहे हैं कि मानसिकता की बात, हम कैंपसेस में जाते हैं और एक ऐसा कैंपस हम देखते हैं, जेएनयू जैसा कैंपस, जहां पर नारे लगते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी, जहां पर नारे लगते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो उनकी बातें कौन करेगा? ठीक है अखिलेश, बहुत जल्दी 15 सेकंड। ओके, जैसे जो मामला इक्विटी का होता है, जब कास्टलेस सोसाइटी की बात हो रही है तो यहां पर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, और उनके खिलाफ क्या नारे लगते हैं कि तेली घांची, ये हमको तेल लगा दिया। दूसरा, ये जो नारे की बात करते हैं, गोंडा में नारे लगते हैं। ये दो तरह की बातें यहां पर रखी गई हैं। एक तो ये कि जिस समाज में तिलक तराजू तलवार जैसे नारे अब भी सुनाई देते हो, वहां क्या ये माना जाता है कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा?
तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री तक को अब तक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके लोग बातें करते हैं तो फिर वहां तो इन लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसमें SC ST OBC शामिल है। यासिर और अखिलेश ये बात कह रहे थे, लेकिन इधर से जो तर्क दिया गया वो तर्क इसलिए मजबूत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार उन्हीं चीजों को कहा है जो बात इधर से कही जा रही है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का। इस बात का भी इंतजार रहेगा कि क्या कमेटी बनाई जाती है, फिर से ड्राफ्ट जो तैयार होता है, और 19 तारीख की सुनवाई में मार्च में आगे क्या होने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।